दोस्तों, शिवा इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों ये क्लास नियमित रूप से डेली चल रही है, ठीक है, और डेली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है। तो ऐसे में कल मैं इससे पहले की जो पूर्व की क्लास है उसमें मैंने बताया था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, और अपभ्रंश से जो निकलने वाले बोलियां होते हैं वह उपशाखाएं हिंदी के कितने होते हैं, ये सब चर्चाएं हमने की थी, ठीक है। तो आज से दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी यूपी पुलिस और यूपी टेट के एग्जाम में वर्णमाला जो होता है इसकी अहम भूमिका निभाई जाती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में क्या क्या बातें होती है और हमारी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इन सभी बातों को हम लोग समझते हैं। तो आइए दोस्तों लेट ना करते हुए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। और इससे पहले सभी बच्चे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे और भी बच्चों को सहयोग मिल सके, और शेयर भी कर दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको समझना ये पड़ेगा कि सर वर्णमाला के जनक कौन होते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई देखना, अगर हिंदी में किसी भी शब्दों की व्युत्पत्ति हुई है तो यानी उसके पीछे किसी न किसी विद्वानों का मत जरूर होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक मार्कर का व्यवसाय किया और मार्कर बनाने का आपने कार्य किया, तो आप मार्कर के जो है जनक कहलाएंगे। वैसे वर्णमाला को भी किसी ने किसी बनाया होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला के जनक कौन है। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं। तो देखना ध्यान से, अगर वर्णमाला के जनक की बात करें तो वर्णमाला के जनक हैं पाणिनि महोदय। कौन है? ये पाणिनि महोदय। आप ध्यान दीजिए, वही पाणिनि महोदय हैं जो संस्कृत के आचार्य माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने ही वर्णमाला की सृष्टि की है। तो ऐसे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला के जो है या वर्णमाला के जनक कौन है, तो आप बता सकते हो महर्षि पाणिनि है, ठीक है। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि हमको समझना ये पड़ेगा कि ये जो वर्णमाला होती है ये बना कैसे है, इसकी व्युत्पत्ति की बात आइए समझते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे वर्णमाला की व्युत्पत्ति। वर्णमाला की व्युत्पत्ति। देखिए दोस्तों, वर्णमाला की व्युत्पत्ति की अगर हम बात करें तो जो ये वर्णमाला शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक वर्ण प्लस माला के योग से, जिसमें वर्ण का अर्थ होता है अक्षर और माला का अर्थ क्या होता है? समूह। इस प्रकार आप कह सकते हैं जो अक्षरों का जो समूह होता है उसका नाम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। लिखिएगा, वर्णमाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें वर्ण धर्ममाला शब्द शामिल हैं। अर्थात वर्ण का अर्थ है अक्षर तथा माला का अर्थ है समूह है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है वर्णों का या अक्षरों का
समूह होता है, समूह होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि भैया वर्णों का या अक्षरों का जो समूह होता है उसी का नाम क्या होता है, वर्णमाला होता है। इसके शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो कह रहा कि अक्षरों का जो समूह होगा उसी का नाम क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। आप सोचिए ध्यान से, सर आपने तो माला देखी होगी, बाबू देखना ये माला है, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पर हम लगा देते हैं मोती, क्या लगा देते हैं, मोती। तो आप कहोगे सर ये क्या बन गया, एक मोती का माला बन गया, ठीक। लेकिन इसी माला में हमने का लगाया, खा लगाया, गा लगाया, घा, अंगा, ये सब के सब क्या है, अक्षर हैं। इसलिए आप कह सकते हैं ये अक्षरों का क्या है, एक समूह है। इसी को क्या कहेंगे, एक वर्णमाला कहेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये अक्षरों का समूह होता है। मैंने देखना अक्षरों को समूह को एक माला में पिरो दिया, इस प्रकार ये क्या बन गया, एक माला बन गया, समझ लीजिए। अब इसको क्या कहा जाएगा, वर्णों का माला कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये आता है कि भैया हमें पता चल गया कि वर्णमाला की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो वर्ण प्लस माला के योग से बना है, जिसमें माला का अर्थ होता है समूह और वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, अक्षरों का समूह। लेकिन हमें जानना ये है कि भैया ये जो वर्णमाला होता है इसकी परिभाषा क्या होती है। देखना दोस्तों आपके एग्जाम में जो आपकी वर्णमाला की परिभाषा होती है ये बेहद मायने रखती है। तो आइए ध्यान से समझा जाए कि वर्णमाला की परिभाषा क्या हो सकती है। पहली बात ये जानिए, जैसा कि आपने देखा माला मैंने बना के बताया, तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि वर्णमाला क्या है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने मैं लिखता हूं भैया का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा। दोस्तों इसमें एक बात ये पता चल रही है कि ये देखना ये क्रम से लिखे गए हैं। ये कैसे लिखे गए हैं, एक क्रम से लिखे गए हैं, इसलिए इसे आप क्या कह सकते हो, वर्णमाला कह सकते हो, ठीक। जबकि हमने कहा खा, का, घा, गा, हा, चा। ये दोस्तों देखना यह भी एक क्या है, वर्ण है, लेकिन आप इसे वर्णमाला नहीं कह सकते हो क्योंकि ये क्या है, सुव्यवस्थित नहीं लिखा गया है। इसका क्रम क्या है, अपरिवर्तन, यानी इसका क्रम क्या परिवर्तित है, जबकि इसका क्रम क्या परिवर्तित नहीं है। ये जैसा वर्णमाला में होता है वैसा ही लिखा गया है, ये क्या कहलाएगा, वर्णमाला। जबकि ये क्या कहलाएगा, वर्ण समूह कहलाएगा। तो आप ध्यान दीजिए इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे। आप मैं बता दूं परिभाषा कैसी बनानी है। आप कह सकते हो कि वर्णों का जो सुव्यवस्थित समूह होगा उसे क्या कहेंगे, वर्णमाला। क्योंकि देखना ये वर्णों का सुव्यवस्थित समूह है इसलिए इसे वर्णमाला कहा जा रहा है। जबकि देखना ये वर्णों का सुव्यवस्थित समूह नहीं है, इसे क्या कहा जाएगा, वर्ण समूह। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि जो वर्णों का सुव्यवस्थित समूह होगा उसी का नाम क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। और वर्णों का सुव्यवस्थित समूह अगर नहीं होता है तो क्या कहलाएगा, वर्ण समूह कहलाता है। तो ऐसे में आपको दो सवाल तैयार हुआ कि सर वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण समूह किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए वर्णमाला की परिभाषा मैं यहां लिखूंगा, वर्णमाला की परिभाषा। देखिए वर्णमाला की परिभाषा वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं परिभाषाओं को हमें समझना है, जिससे हमारे एग्जाम में वो सवाल आ जाए और हमारा कंपटीशन का एग्जाम जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आइए सबसे पहली परिभाषा हम लोग सीखेंगे।
पहली परिभाषा क्या है, कह रहा कि वर्णों का सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ये आप जानते रहिए। कह रहा कि वर्णों का सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। या आप ऐसा कह सकते हैं वर्णों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, या आप ऐसा कह सकते हैं वर्णों का सुव्यवस्थित श्रृंखला को वर्णमाला कहते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं वर्णों का सुव्यवस्थित समुदाय वर्णमाला कहलाता है। या आप ऐसा कह सकते हैं वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। या आप दोस्तों ऐसा कह सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ये आप जानते रहिए, ये इतनी परिभाषाएं आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि अगर इसमें से एक भी परिभाषा आपके एग्जाम में आ जाए तो दोस्तों गलत होने का चांस नहीं है, क्योंकि देखना कह रहा कि वर्णों का जो सुव्यवस्थित समूह होगा, अर्थात यानी कि जो व्यवस्थित क्या है, व्यवस्थित स्वरूप है, इसी का नाम क्या है, वर्णमाला है। आगे कह रहा कि वर्णों को व्यवस्थित किया जाए। व्यवस्थित और सुव्यवस्थित में अंतर बताता हूं। देखना, व्यवस्थित का मतलब क्या होता है कि जो कुछ ही व्यवस्थित किया गया हो, संपूर्ण ना, वो व्यवस्थित कहलाता है। जबकि सुव्यवस्थित का मतलब जो संपूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जाए उसे सुव्यवस्थित कहते हैं। बात समझ गए? आगे की परिभाषाएं आप जो है ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, हमको ये समझना है मेरे भाई, आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया वर्णमाला तो हमें जानकारी हो गई, लेकिन हमें जानकारी ये होना चाहिए कि वर्णमाला में पढ़ना क्या हमें। ठीक है, वर्णमाला में हमें पढ़ना क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि वर्णमाला में पढ़ना क्या है। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान देना, ये मेरी बात आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि भैया देखना कि वर्णमाला और वर्ण समूह ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसा करता हूं, आप भूलो ना, इसलिए मैं इसको नोट डाल के लिख देता हूं, जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। क्या है भैया, लिख सकते हैं, जब वर्णों को सुव्यवस्थित किया जाता है तो वह वर्णमाला बन जाता है। जबकि वर्णों को जब
अव्यवस्थित रखा जाता है तब वर्ण समूह बन जाता है, समूह बन जाता है। ये दोस्तों जानते रहिएगा मेरे भाई, कह रहा कि जब वर्णों को सुव्यवस्थित रखा जाएगा तो वह वर्णमाला बनेगा, अन्यथा वो वर्णमाला नहीं बनेगा। यानी कि जब वर्णों को अव्यवस्थित कर दिया जाएगा तो उसे वर्ण समूह कहेंगे, और जब वर्णों को व्यवस्थित किया जाएगा तो उसे वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको ये जानकारी प्राप्त करना है कि हमने वर्णमाला की परिभाषा सीख ली, और वर्णमाला और वर्ण समूह में क्या अंतर होते हैं ये हमने सीख लिया। ठीक है, अब हमको ये सीखना ये पड़ेगा कि भैया वर्णमाला में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो वर्णमाला में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहली बात हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि वर्णमाला में हमको पढ़ना है वर्ण। सर वर्ण क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि वर्ण क्या होते हैं। ठीक, ये वर्ण क्या होते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि वर्णमाला में हमको पढ़ना पड़ेगा वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। तो देखिए दोस्तों, वर्ण विचार क्या होते हैं, जब हम इसी वर्णों को एक क्रमबद्ध तरीके से समझ रहे हैं, जब किसी वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी परिभाषा पूछी जाए कि वर्ण विचार कहेंगे किसे, तो वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध समूह, वर्णों का शुद्ध प्रयोग क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। अब देखना, वर्ण विचार में हमको ये जानकारी प्राप्त करना है कि सर वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ही क्या होती है, वर्ण होती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, जब इसी ध्वनि को हम लिख देते हैं तो वह क्या बन जाता है, एक वर्ण बन जाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि ध्वनि के जो आपके वर्ण की जो पूर्व इकाई होगी वो क्या होगी, ध्वनि होगा, और ध्वनि के बाद की जो इकाई होगी वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा सीखते हैं। कह रहा है कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ये आप जानते रहिएगा। लेकिन आपके एग्जाम में एक परिभाषा और पूछी जा सकती है कि भैया वर्ण और किसे कहेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, वर्ण भाषा की एक ऐसी छोटी इकाई है जिसे आप और अधिक खंडन नहीं किया जा सकता है। मैंने क्या बोला कि यह भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिससे और अधिक सार्थक खंड ना किया जा सके, उसी का नाम क्या होता है, वर्ण होता है। आप लिखिएगा, मैंने क्या कहा कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जिसका सार्थक खंडन नहीं किया जा सकता है, ये आप जानते रहिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये परिभाषा तो पूछी ही जा सकती है। एक परिभाषा और मैं बताता हूँ, क्या पूछा जा सकता है कि भैया जो व्यंजन, देखना भैया दो प्रकार के होते हैं। एक व्यंजन ऐसा होता है
जो उच्चारित व्यंजन होता है, और एक व्यंजन क्या होता है, लिखित व्यंजन होता है। अभी जब मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा तो व्यंजन में कई प्रकार की परिभाषा भी पाई जाती है, और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित व्यंजन होता है और एक मौखिक व्यंजन होता है। तो बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारा लिखित व्यंजन होता है ना, वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ये सोच रहे होंगे क्या सर आपने क्या बता दिया, लेकिन बाबू जो मैं बता रहा हूं ना, ये पूरी बात हकीकत है कि जो लिखित व्यंजन होता है ना, उसी का ही नाम क्या होता है, वर्ण होता है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर जो मौखिक व्यंजन होगा वो कौन सा व्यंजन होता है, तो बाबू ध्यान दीजिए, वो अक्षर होता है, ना कि वो वर्ड होता है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसको सीखते हैं, फिर अभी हम चर्चा करेंगे। कह रहा है कि वह व्यंजन जो स्वर रहित होता है तो उसे वर्ण कहते हैं। ये आप जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कह रहा कि वह व्यंजन जो स्वर रहित होगा उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अर्थात आप समझ सकते हो, यानी कि वह व्यंजन जिसमें स्वर का कोई भी अभाव ना हो, वो व्यंजन क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। ठीक, जैसे अगर उदाहरण की बात की जाए, तो उदाहरण की अगर बात करें तो आप समझ सकते, जैसे हमने कहा का, हमने कहा खा, हमने कहा गा, हमने कहा घा। ध्यान देना, जितने व्यंजनों पर हलंत का प्रयोग होगा, जितने व्यंजनों पर हलंत का प्रयोग होगा, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आई होगी, तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप मुझे बताइए कि सर आपने तो वर्ड के बारे में तो बता दिया, लेकिन अक्षर क्या होता है ये आपने नहीं बताया। तो बाबू ध्यान देना, वर्ड और अक्षर दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आइए लगे हाथों अक्षर को भी हम लोग जान लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप थोड़ा सा लिखिएगा अक्षर क्या है। ठीक है, तो आप हेडिंग बना लीजिए अक्षर। ठीक, अक्षर की अगर परिभाषा की बात करें तो संस्कृत में कहा गया है कि ना क्षरत इति अक्षरा, अर्थात जिसका क्षरण व विनाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ड, उसे अक्षर कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, हिंदी में कुछ इसकी परिभाषा इस प्रकार है। तो आइए हम लोग हिंदी वाली परिभाषा जानते हैं। कह रहा कि वह व्यंजन जो स्वर सहित या स्वर युक्त होते हैं तो उसे अक्षर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर इसके उदाहरण की बात करें तो भैया देखना, का, खा, गा, घा, अंगा। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर इन दोनों में अंतर कैसे कर पाएंगे। देखना बाबू ध्यान से, यदि किसी भी व्यंजन में हलंत का प्रयोग हुआ है तो उसे आप किस नाम से जानेंगे, वर्ण के नाम से जानेंगे। और अगर किसी भी व्यंजन में अगर हलंत नहीं लगा है तो किस नाम से जानेंगे, अक्षर के नाम से। अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपके एग्जाम में हलंत के बारे में सवाल पूछता है, तो हलंत को इतना विस्तार से बताऊंगा, इतना डिटेल बताने वाला हूं, जो आपको लगेगा ऐसा पहली बार हुआ। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि वर्ण और अक्षर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन एक व्यवहारिक रूप से, जैसा कि किताबी ज्ञान में माना गया है कि वर्ण और अक्षर ये समानार्थी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं,
समानार्थी शब्द होते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जो अर्थ है वर्ण का होता है वही अर्थ क्या होता है, अक्षर का होता है। तो ऐसे में सवाल पूछा जा सकता है कि वर्ण और अक्षर कैसे शब्द हैं, ये क्या एक समानार्थी शब्द है। लेकिन सबसे पहले मैं इसका पूरा निष्कर्ष रूप देता हूँ, फिर इसको लिखवाता हूँ, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। अब थोड़ा सा मैं लिखता हूँ नोट डाल के, उसको आप लिखने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि दोनों में अंतर मैं कर दे रहा हूँ कि भैया वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए लिखिएगा, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। वर्ण और अक्षर में अंतर, ये आप जानते रहिएगा, वर्ण और अक्षर में अंतर है। अंतर क्या है, लिखिएगा लिखिएगा कि जब किसी व्यंजन को सुर रहित किया जाता है तब वह वर्ण कहलाता है। और जब सुर सहित किया जाता है तब वह अक्षर कहलाता है। तब वह अक्षर कहलाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जैसे हमने कहा भैया ये देखना क्या है, का है ना, ये देखना क्या है, एक अक्षर है। अब इसी को हमने क्या हलंत लगा दिया तो क्या बन गया, ये वर्ण, क्योंकि यहाँ से स्वर क्या है, निकल गया, ठीक। जबकि इसी हलंत को हमने हटा दिया तो क्या बन गया, अक्षर बन गया, ठीक। तो आप लिख लीजिए हलंत ये वर्ण है, जबकि ये वाला का हमने कहा ये अक्षर है। यहाँ मैं दर्शा दे रहा हूँ ये क्या है, वर्ण है, जबकि ये क्या है, अक्षर है। तो आशा करते हैं ये दोनों बात आपको समझ में आ गई हो। लेकिन एक विशेष तौर पे जानकारी रखे रहिएगा, विशेष तौर पे जो आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है, लिखिएगा वर्ण और अक्षर एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। अर्थात छोटा आ एक अक्षर व वर्ण दोनों है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि भैया अगर किसी स्वर यानी छोटा आ वर्णों की जन्म हो रहा है तो उसे आप क्या कह सकते हैं, वर्ण और अक्षर दोनों कह सकते हैं। बात समझ गए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा व्यंजन आता है तो व्यंजन में आप जिसके साथ हलंत लगा रहेगा वह वर्ण है, जबकि जिसके साथ हलंत नहीं है वो क्या है, अक्षर है। बात समझ गए। और एक बात ये जानकारी ले लीजिए, जानकारी क्या लेना है कि वर्ण और अक्षर दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द हैं जिसका अर्थ है समान होता है।
समान होता है, समान होता है। करा कि जिसका अर्थ क्या होता है, समान होता है। यानी कह सकते हो कि वर्ण और अक्षर आपस में समानार्थी शब्द होते हैं। यानी कि जो अर्थ वर्ण का होता है वही अर्थ अक्षर का भी होता है, इसलिए दोनों शब्दों का अर्थ क्या हुआ, समान होता है। अब पूछा जाता कि वर्ण और अक्षर का क्या अर्थ होता है, तो वर्ण और अक्षर कैसे शब्द, समानार्थी शब्द है, जिसमें समानार्थी से क्या तात्पर्य है कि समान होना। तो ऐसे में बाबू हमने का अर्थ इसका क्या होता है, तो रंग रूप जाति। ये ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंग रूप जाति किसका अर्थ होता है, तो वर्ण और अक्षर का अर्थ होता है। ये आप जानते रहिए, आपके एग्जाम में इससे पहले सवाल पूछा भी गया है। ठीक, अब देखना ध्यान से, अब हमें जानकारी ये लेना है कि भैया वर्ण और अक्षरों की गणना कैसे की जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा कि वर्ण और अक्षरों की गणना कैसे करें, तो वर्ण और अक्षर कैसे पता करें। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि भैया वर्ण और अक्षर कैसे पता करें। तो लिखिएगा वर्ण और अक्षर कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें, आप जानिए कैसे ज्ञात करें। तो भैया जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, अब देखना उदाहरण में जैसे हमसे पूछता है राम, राम तो कहेगा राम में कितने अक्षर हैं, तो भैया एक दो, राम में दो अक्षर हैं, राम में दो अक्षर हैं। जबकि पूछेगा राम में कितने वर्ण हैं, तो भैया देखना राधन, बड़ा आ तोड़ेंगे निकलेगा धन, यहां से माँ मिला और माँ में छिपा स्वर क्या है, छोटा आ। ठीक, तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसमें दो अक्षर हैं। जबकि अगर वर्णों की बात करें तो एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, यहाँ देखिए चार, ये भी वर्ण, लेकिन ध्यान देना दोस्तों ये वर्णों में गणना नहीं की जाएगी। इस प्रकार कितने हैं इसमें, तीन वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, तीन वर्ण हैं। लेकिन सर हमें समझ में नहीं आया कैसे यहाँ तीन वर्ण, यहाँ तो चार वर्ण दिखाई दे रहे हैं ना। तो सोचो बाबू ध्यान से, ये देखना इसकी वर्ण यानी छोटा आ की गणना क्यों नहीं की गई वर्णों में। ये ध्यान देना, ये क्या है, एक उदासीन स्वर है। ये क्या है, उदासीन स्वर है। ये हमेशा छिपा रहता, किसी भी व्यंजन के भीतर हमेशा छिपा रहता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर उदासीन स्वर हो, यदि किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर उदासीन स्वर हो तो उसकी वर्णों में गणना नहीं की जाएगी, उसकी वर्णों में गणना नहीं की जाएगी। ठीक, तो आशा करते हैं मेरी बात आप समझ पाएंगे। लेकिन क्या सर मान लेते हैं कि अगर ये किसी भी शब्द के मध्य में आ गया, क्या वहां पर गणना नहीं होगी, तो वहां पर बाबू ध्यान देना गणना होगी। बस ये किसी शब्द का अंतिम अक्षर नहीं होना चाहिए। अगर ये अंतिम में हुआ तो ध्यान दीजिए उसकी गणना वर्णों में नहीं की जाएगी। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूं, मैंने कहा रमन, रमन में कितने वर्ण हैं, तो सबसे पहले पूछा जाए कितने अक्षर हैं, सर तीन अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, तीन अक्षर हैं। क्योंकि तो देखिए भैया रा मा ना तीन अक्षर हैं। जबकि इसको तोड़ेंगे तो राधन, छोटा आधन, माधन, छोटा आधन, नाधन, छोटा। अब इसमें पूछा जाए कुल कितने वर्ण हैं, तो बाबू देखना एक दो तीन चार पांच, इसकी गणना तो होगी नहीं। ऐसे में कितने वर्ण हैं, पांच वर्ण हैं। ये बाबू पांच वर्ण हैं। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि ऐसे में कितने वर्ण हैं, तो पांच वर्ण हैं। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और अगर मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करिए कि सर वास्तव में आपकी क्लास समझ में आ रही है, जिससे मुझे कुछ आप लोगों से प्रेरणा मिले कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ बात मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, मेरे दोस्तों को समझ में आ रहा है, जिससे मैं और भी वीडियो अच्छे वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ आपको दे सकूं। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। अब देखना ध्यान से, अगर कहिए तो मैं ये बात लिख दूं कि भैया वर्ण
कब इसकी गणना होगी और कब इसकी गणना नहीं होगी। तो आइए थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूं, ठीक है सर, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि आप लोग भूले, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हम नहीं देना चाहते हैं। जो भी ज्ञान देना चाहते हैं वो पूरा कंप्लीट ज्ञान देना चाहते हैं, जिससे बच्चों को ये तकलीफ ना हो कि सर आधा अधूरा पढ़ाएं। ठीक है, तो बाबू ध्यान दीजिए, इस YouTube चैनल पर आपको अधूरा ज्ञान कभी नहीं दिया जाएगा। जो भी दिया जाएगा वो स्पष्ट ज्ञान दिया, कम दिया जाएगा, स्पष्ट ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप नोट डाल के लिख लीजिए। नोट डाल के लिखना ये है कि यदि किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर उदासीन स्वर हो, ब्रैकेट में छोटा आप लिख लीजिए, स्वर हो, तो उसकी गणना वर्णों में नहीं की जाएगी। ये आप जानते रहिए। ठीक है, तो उसकी वर्णों में गणना नहीं की जाए, लेकिन इस स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो उसकी वर्णों में गणना नहीं की जाए, तो इसकी वर्णों में गणना की जाएगी। ये बात ध्यान दीजिएगा, तो उसकी वर्णों में गणना की जाएगी। जैसे हमने उदाहरण दिया, भैया रमन में हमने क्या किया, अंतिम छोटा आ था, इसकी गणना हमने नहीं किया, छोड़ दिया। वो मैंने बात यहाँ तक कर रखा है कि इसके बाद अगर कोई भी स्वर की मात्रा आता है या कोई भी स्वर आता है तो उसकी वर्णों में गणना की जाएगी। जैसे हमने कहा कि भैया मोनी में कितने अक्षर हैं, तो आप बता सकते हैं 2 अक्षर हैं। ठीक सर, कितने वर्ड है, तो 4 वर्ड है। एक माधन, छोटा आ, ओधन, नाधन, बड़ी। ठीक, इसमें कितने वर्ड हैं, तो आप बता सकते हैं 4 वर्ड। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो अब मुझे ये नहीं लगता कि भैया वर्ड और अक्षर में आप लोगों का सवाल गलत होगा। इसको आप हल्के में ना लीजिएगा, ये सवाल आपके पुलिस में आता है, क्योंकि बेस अगर आपका मजबूत रहेगा तो आगे का जो भैया प्रक्रिया है वह भी मजबूत रहेगी, क्योंकि बेस आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक, तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे लगता कि वर्ड और अक्षर ज्ञात कर ले जाएंगे। ठीक है, आपके स्वर टोटल 11 होते हैं ना, तो बस एक स्वर को आप छोड़ दीजिएगा जिसे उदासीन स्वर कहते हैं। बाकी सभी स्वर अगर किसी भी शब्द के अंतिम में आते हैं तो उसकी वर्णों में गणना अवश्य की जाएगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखना, अगर हमको वर्ड और अक्षर ज्ञात करना आ गया तो हमको एक बात ये सीखना पड़ेगा कि भैया किसी भी शब्दों में मात्राएं कितनी होती है। तो लिखिएगा मात्रा ज्ञात करना। ठीक, अब ध्यान दीजिए, मात्रा कैसे ज्ञात करते हो। जैसे मान ले, पूछ ले भैया कमल में कितने मात्रा है, तो आप क्या बताओगे। तो ध्यान देना, इसके पीछे लॉजिक है बाबू। लॉजिक क्या है, आपने छंद पढ़ रखी होगी। छंद में जैसा कि आपने देखा होगा कि जो भैया दीर्घ स्वर होते हैं और जो आपके लघु स्वर होते हैं, ये 2 स्वर का जो है बहुत बड़ा रोल होता है।
यानी कि अगर दीर्घ स्वर होते हैं या लघु स्वर कौन से होते हैं, छोटा, छोटी, छोटाऊ और री, ये होते हैं। ठीक, अब इनको छोड़कर जो शेष 7 स्वर बचे, यानी टोटल 11 स्वर होते हैं ना, यानी कि ये 7 स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो आपने छंद में पढ़ा होगा कि जो भैया एक लघु मात्रा होती है, एक लघु मात्रा है, एक गुरु मात्रा। इसका सिंबल ध्यान दीजिए, जैसे विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह नहीं होता, ये ऐसे होता है, जबकि इसका यश की तरह होता है, जिसे हिंदी में दीर्घ उच्चारण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। इसे आप गुरु चिन्ह, क्या करना है, अगर ये वाला चिन्ह लगा है तो भैया इसकी 1 मात्रा गणना होती है, अगर ये लगा है तो इसकी 2 मात्रा गणना होती है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो मात्रा लगती है ये दीर्घ स्वरों पर लगती है, जबकि ये जो है ये लघु मात्रा पे लगती है। यानी कि हर स्वर के जितने भी मात्राएं होंगे उस पर जो है लघु मात्रा लगेगी, और जिस पर दीर्घ स्वर जितने होंगे उस पर गुरु की मात्रा लगती है। तो जैसे ध्यान देना, हमने कहा सर इसमें कितने मात्राएं, इसमें देखना बाबू ध्यान से, इसमें इस व्यंजन में सभी में स्वर लगे हुए हैं, वो सबके सब छोटा स्वर है, और छोटा कैसे स्वर है, एक लघु स्वर है। इस पर 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, टोटल कितनी मात्राएं, 3 मात्राएं। जबकि अगर पूछे मोनी में कितनी मात्राएं, तो मोनी में कितनी मात्राएं, तो आप बता सकते हो, यहाँ दीर्घ स्वर की मात्राएं लगी, यहाँ देखिए 2, 2, 4, टोटल कितनी मात्राएं, 4 मात्राएं। ठीक, लेकिन एक खास बात है, खास बात ये समझने का है, जैसे मैंने कहा भैया दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं, जैसे हमने कहा बड़ाया, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये आपके होते हैं 4, 3, 7। ठीक, लेकिन ध्यान देगा इसके अलावा किस, जैसे मानते हैं अंग हो और आहा, अगर ये स्वर कहीं पर मिलते हैं तो इस पर भी गुरु की मात्रा लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि भैया जब छंद लिखा जा रहा था ना, जब छंद लिखा जा रहा था तो इन स्वर को भी जो है गणना की गई थी। वैसे वर्तमान समय में इसे तो स्वर नहीं माना जाता, ना ही स्वर ना ही व्यंजन माना जाता है। इसकी वजह भी है, ना मानने के पीछे इसकी वजह है। ठीक है, इसे इसलिए आयोग वाह कह देते हैं। तो खैर ये बाद में मैं बात बताता हूँ, क्यों मानना चाहिए और क्यों नहीं मानना चाहिए, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये समझा देता हूँ कि अगर ये स्वर मिलते हैं तो इस पर कौन सी मात्रा लगेगी, तो गुरु की मात्रा। जैसे आपने कहा शब्द दिया हो निःशुल्क, निःशुल्क है, तो ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ आपका हो जाएगा डबल मात्रा। ठीक है, और यहाँ ध्यान देना है छोटाओं की मात्रा, इसके बाद क्या है अर्ध व्यंजन है ना, यानी संयुक्त तौर, तो यहाँ पर भी 2 लगेगा और यहाँ पर 1। टोटल इसमें कितनी मात्राएं हैं, 5 मात्राएं। जैसे हमने कहा संतान, तो ध्यान देना संतान यहाँ क्या अनुस्वार लगा, इसलिए 2 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, टोटल इसमें भी कितनी मात्राएं, 5 मात्राएं। तो यहाँ तक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। और अगर यहाँ तक बात आपको कहीं से भी समझ आने में अगर कोई भी असंतुष्टि हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, इसका मैं उत्तर पूरा विस्तार रूप में आपको समझा दूंगा। ठीक है, और बाकी डेली दोस्तों मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ, इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव पढ़ाता हूँ, जिसका टाइम है 8 PM, रात्रि 8 PM पर लाइव की क्लास मेरे द्वारा होती है, जिसमें हिंदी स्पेशल पढ़ाता हूँ यूपी टेट और यूपी पुलिस के लिए। तो जो भी मेरे साथियों, जो भी भाइयों बहनें हैं, अगर वो हिंदी क्लास लेना चाहते हैं, हिंदी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो मेरी क्लास को अवश्य देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका 30 क्वेश्चन अगर टेट में पूछता 30 में तो 28 आपका सही होगा, अगर 38 क्वेश्चन पुलिस में पूछता तो 38 में 35 वहां सही करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो ऐसे में दोस्तों आज के लिए बस क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं, विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।